लेकिन अगर इसी बात को लेके वो इधर से इधर होते हैं, चुनाव में खिलाफत करते हैं, तो उन लोगों को कोई नहीं पूछता। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो वो लोग कहीं के नहीं रहते। को क्या लगता है आदमपुर के विकास के लिए अभी फिलहाल की स्थिति क्या है और आदमपुर में कितना विकास हुआ है चौधरी भजनलाल जी के परिवार द्वारा और कुलदीप बिश्नोई के कार्यकाल में? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के कार्यकाल में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि पहले भी आप मेरे इंटरव्यू कर चुके हो इस मामले में। आदमपुर के लोगों से बात होती है तो वहाँ पे एक आता है, जैसे बालसमंद की अगर बात करें, कहते हैं कि सोनाली फोगाट ने कब्जा करा लिया, वहाँ आने के बाद कब्जा ज़मीन में उन्होंने कब्जा किया, काम वो नहीं करती, दादागिरी बरतती हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक ज़मीन का मामला था जो मैं आपको बता दूं, शायद सारी जानकारी है नहीं उसमें आपको। लोग ये कहते हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने, सोनाली फोगाट ने जो कब्जा किया होता ज़मीन, चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने वो ज़मीन छुड़वाई। कुलदीप बिश्नोई जी ने कैसे, कब छुड़वाई? सोनाली फोगाट के तेवर देखते हैं, उस हिसाब से लोग ये लेते हैं कि सोनाली फोगाट पता नहीं एक तरह से ना दबंग नेता है, किसी को पीट भी सकती हैं और कब्जा भी कर सकती हैं, इस तरह के आपके जो एक तरह से तेवर को लगे, लोगों को ऐसा लगता है। तो क्या बदलाव कितना अपना आप में किया आपने जो इस तरह के तेवर को लेकर? देखिए, कब्जा करके हम लोगों को क्या खा लेंगे? मेरे पुरखों ने तो ज़मीनें दान की है। जैसे कि हम लोग आदमपुर के उपचुनाव की बात करते हैं, आदमपुर में बाई चांस अगर लगा के चलो कि चौधरी भजनलाल परिवार को भाजपा अगर टिकट देती है, तो आप क्या आदमपुर में डटे रहेंगी या अन्य कोई इलाके में और क्षेत्र में कहीं भी, विधानसभा हिसार अगर लोकसभा क्षेत्र की हम लोग बात करें, वहाँ आपको कहीं और इंटरेस्ट है? देखिए, अभी फ़िलहाल मेरा इंटरेस्ट सिर्फ आदमपुर है और आदमपुर के लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। समय आने पे ऐसा भी हो सकता है पार्टी भी छोड़कर दूसरी पार्टी में भी जा सकती हैं अगर टिकट नहीं मिला, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी चीज़ें देखिए वो मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ। कमल खिलने वाला है, चाहे कैंडिडेट चाहे भजनलाल परिवार या कोई अन्य हो। बिल्कुल खिलने वाला। सब लोगों को यही क्यों लगता है कि सच मतलब इसी कंडीशन पे कुलदीप जी आए होंगे कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे? सब लोगों को यही लगता है। आपको नहीं लगता? देखिए, ये तो समय बताएगा। नहीं, मुझे कौन रोक सकता 5 साल उनके बीच में रहने से? मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। मैं तो 5 साल के लिए मैंने उस विधानसभा को चुना है। अगर परिस्थिति ऐसी आएगी जहां आप सपने देख रहे थे कि आदमपुर सीट में मैं यहां से रिकॉर्ड तोड़ने की बात करूंगी, सोनाली फोगाट भाजपा की अगली बार टिकट मिलेगा, यहां से जीत के निकलूंगी, तो दिल में कितनी तकलीफ होती है कि जब एक तरह से दूसरी पार्टी के कोई आकर और एकदम से वहाँ से टिकट लेके खड़ा हुआ तो? लेकिन अगर हम मजबूत हैं, हमारे अंदर हौसला है, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। और मुझे मेरी पार्टी पे पूरा विश्वास है। हौसला तो मेरे अंदर है, ये सब लोग जानते हैं, और ताकत भी मैं रखती हूँ। मतलब वही हो गया ना, शेरनी ने 2 कदम अगर पीछे करें तो ये समझना कि मैदान छोड़ के जाएगी, मैदान में रहेगी। बिल्कुल, मतलब शेरनी जो भी लगा लो, अगर वो 2 कदम पीछे लेता है तो वो मतलब बड़ा शिकार करने वाला कोई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वो हट गया। आपने कभी देखा होगा शेर को कभी भी मतलब हिलता नहीं है, उसको जो करना है वो करना ही होता है। तो आदमपुर में आप करके छोड़ेंगे कुछ ना कुछ? बिल्कुल, देखिए कमल ज़रूर खिलाएंगे हम। एक ना मनोज राठी हैं आम आदमी पार्टी के, आपके ऊपर बड़े आलसन लगाते रहते हैं, चाची जी इस तरह के बड़े टिप्पणी करते रहते हैं, कभी आपने उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि ताकि इस तरह की बातें जो एक आती हैं, एक महिला के ऊपर जो अलग अलग तरह की वो बातें करते हैं, उसको लेके आपने सुना नहीं कभी कि ऐसी बातें आपके सामने आई हैं? देखिए, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। तो जैसे कि आदमपुर की अगर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे अलग अलग पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी है, इनेलो है, जेजेपी, बहुत सारे पार्टी मैदान में, आप पार्टी भी है, कभी कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होने के बाद कोई आपसे संपर्क किया किसी पार्टी के नेताओं ने? हमारी पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये तो देखिए रोज़ ही लोगों के मतलब आता रहता है कि आप इसे इस पार्टी में जाना चाहिए, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए, ये मतलब बहुत सारे आते रहते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई पार्टी में शामिल होने के बाद कभी फ़ोन पे बात हुई है, कभी आपसे मुलाकात हुई अभी इन दिनों में? बिल्कुल, वो आने वाले हैं हमसे मिलने के लिए भी। तो अगर टिकट मिले, कुलदीप बिश्नोई को मैदान में आना चाहिए या भव्य बिश्नोई को, क्या समझती है कौन स्ट्रॉन्ग रहने वाला है वहाँ पर? देखिए, ये तो नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, आदमपुर से जैसे चुनाव पिछले दिनों उन्होंने भाजपा से लड़ा, और इस वक्त अगर बात करें तो
भारतीय जनता पार्टी में चौधरी कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद आदमपुर में जो उपचुनाव होना है उसको लेके गहमा-गहमी है। उसी बात पहली बार सोनाली फोगाट जी एक तरह से इंटरव्यू में आ रही हैं, हालांकि फ़ोनों तो अलग अलग चैनल में हुए हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें रूबरू हमारे साथ हो रही हैं पहली बार उस कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जैसे कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल होने के बाद बात करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। मैम जैसे कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने के बाद जहां से आप चुनाव लड़ रही थी, क्या लगता है कि आने वाले समय में कहीं आपको खतरा तो नहीं है? नहीं, मुझे किस बात का खतरा है? कैसे लगता नहीं आपको? भाजपा में वो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनके जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई को शामिल किया है, तो आने वाले समय में वहाँ से विधायक थे, इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव होंगे, तो उपचुनाव में भाजपा क्या आपको ही उतारेगी मैदान में, या आपको लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में चौधरी कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए तो उनको मौका मिल सकता है? देखिए, ये तो बाद की बातें हैं कि किसको मौका मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने से उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। बहुत सारे लोग आते रहते हैं और आपने देखा होगा कि जब से हमारी सरकार बनी पहली बार से, तो बहुत सारे लोगों ने दूसरी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब बहुत बड़ा काफ़िला बन चुका है अभी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुलदीप जी का ही आना नहीं, और भी लोग आना भी चाहते हैं और बहुत सारे लोग आए भी हैं। जैसे कुछ पोस्ट में हमने देखा था, आपने कहा था कि शेरिनी ने 2 कदम पीछे कर लिए, तो ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ के जाएगी, तो ये किसके लिए था ये वो लफ्ज़? देखिए, ये इस तरह की चीज़ें तो देखिए मैं अक्सर करती रहती हूँ। इंसान अपने नेचर के अनुसार चलता है, और मैं इस तरह की शेरो शायरी जो है चलती रहती है। कुछ एक एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हम लोग थोड़ा सा आर्टिस्ट के तौर पे इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में शामिल रहती है कि हम आर्टिस्ट चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो शायरी के माध्यम से हो, अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करता रहता है। और ना ऐसे तो नहीं किसी को इस तरह के डायलॉग की वजह से डराने का काम करे कहीं? देखिए, डराने की बात नहीं है। कई बार कुछ ऐसे कमेंट्स और कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों में गलत फहमी है कि मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी छोड़ के, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये उसके लिए है कि मैं छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और जैसे आपसे बात हो रही थी पिछले दिनों, तो मेरे को वायरल था कि मैं अभी इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो लोगों ने उसका भी वो समझा कि अरे वो तो डर के बैठ गई है। तो ऐसा नहीं है, किसी के आने से मजबूती बनती है, ना कि मुश्किल आती है। तो हम लोग तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, और जिस पार्टी में मैं थी उसी में हूँ और उसी में रहना है, तो उसी में काम करना है। मुझे दिक्कत कहाँ है? तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पार्टी में आने से आप कितने मजबूत हुए हैं? बिल्कुल मजबूत हुए हैं, और मेरी विधानसभा से जो विधायक ही आ गया है तो मजबूती ही मजबूती है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। जैसे पिछले दिनों आप चुनाव लड़ रही थी भाजपा से, और प्रोफेसर संपत सिंह भाजपा में शामिल होने के बाद आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, आपके लिए डोर टू डोर अभियान में भी चलाया और वोट भी मांगे, कई जगह बूथों में आप लोगों की गहमा गहमी भी हुई। तो अभी वो भाजपा को अलविदा कह कांग्रेस पार्टी में चले गए, तो हो सकता है कांग्रेस की तरफ से आने वाले समय में मैदान में भी आए उपचुनाव में, क्या लगेगा, क्या होगा माहौल? देखिए, संपत जी भी उस समय भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे कि भारतीय जनता पार्टी शायद आदमपुर से उनको लड़वाती। अगर मेरा नहीं होता वहाँ से, तो शायद संपत जी वहाँ से चुनाव लड़ चुके होते। और फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया वहाँ पे, बहुत अच्छे से साथ दिया। उनके लोग अभी भी मिलते हैं हम लोगों को, जो पुराने समय से उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो संपत जी ने हमारा साथ दिया, और उनकी चुनाव लड़ने की आज भी इच्छा है कहीं ना कहीं, इसलिए उन्होंने वापस, जो पहले कांग्रेस में था तो कांग्रेस पार्टी में, वो उन्होंने वापस से ज्वाइन किया है। तो ये तो देखिए राजनीति में चलती रहती है इस तरह की चीज़ें। तो जैसे कि ऊपर के नेतृत्व की आपने बात की, मैं भारतीय जनता पार्टी में और नेतृत्व जो फैसला करेगा मंजूर होगा। आने वाले उपचुनाव में अगर भजनलाल परिवार से किसी कैंडिडेट को वहाँ से जैसे भव्य बिश्नोई या चौधरी कुलदीप बिश्नोई मैदान में उतरेंगे, तो किस तरह का आपका रुख रहेगा? देखिए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता अभी तो कि हम किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये बातें बाद की हैं। आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ, और ये बातें हम तब करेंगे जब चुनाव का समय आएगा। अभी समय है, उन्होंने ज्वाइन किया है हमारी मजबूती बढ़ाने के लिए, भाजपा की इस आदमपुर विधानसभा की सरकार के साथ सहयोग देना,
तो मजबूती हमारी कुलदीप जी ने बढ़ाई है, आए हैं, उनका बड़े मान सम्मान के साथ हमने स्वागत किया है। तो बाकी चुनाव लड़ने की, टिकट मिलने की, ये बात की है। बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, जैसे पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में थे, चुनाव लड़ने के इच्छुक है, टिकट मिलने के उसमें भाजपा में चले गए। आज उनका भी मतलब बाहर एक तरह से रूमर ये फैला हुआ है कि भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में जा सकते हैं, अन्य पार्टियों में जा सकते हैं। लगता है आपको जो पिछले दिनों चुनाव के जैसे टिकट की उसमें थे दौड़ में, वो लोग भाजपा को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं? देखिए, ये तो जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि अगर एक लेकिन विधानसभा एक है तो मिलता तो एक ही को है। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छी सरकार चला रही है, तो सबका मन है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। तो एक ही व्यक्ति को तो टिकट मिलना है, पहले भी ऐसा ही रहा और अब आगे भी ऐसा रहेगा, क्योंकि ये तो देखिए सीनियर लीडरशिप या जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी मजबूरी है एक व्यक्ति को टिकट देना। तो वो किसका फैसला करते हैं, उन लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। जो लोग चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में आए थे, उनको भी समझना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को कायम रखते हैं, अपनी मजबूती दिखाते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो उनको हमेशा उनका मान सम्मान होता है, उनके साथ न्याय होता है। उस चीज़ को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी बात को लेके वो इधर से इधर होते हैं, चुनाव में खिलाफत करते हैं, तो उन लोगों को कोई नहीं पूछता। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो वो लोग कहीं के नहीं रहते। तो वो उन लोगों के लिए मेरी ऐसी राय है जो अभी स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट किए हैं, भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना स्टेटस वैसा बताते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी यही राय है कि वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। एक संगठन जो जिसको आप चुनते हो उसमें अच्छे से ईमानदारी के साथ काम करो। तो आप मतलब पार्टी छोड़ने वाले नहीं हो? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और मैंने 15 साल से पार्टी को समय दिया हुआ है और मुझे मेरे जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, अध्यक्ष हैं हमारे, सब पे मुझे पूरा भरोसा है और उन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह वो मान सम्मान दिया और मैं परिवार अपना पार्टी को समझती हूँ और वो मान सम्मान मुझे हमेशा, मुझे पूरी उम्मीद है मिलता रहेगा। तो किस लिए मुझे पार्टी छोड़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि मुझे पड़ेगी कभी। जैसे वहाँ की अगर विकास कार्यों की हम बात करें, चौधरी कुलदीप बिश्नोई का बहुत लंबा समय से वहाँ राजनीति करते हैं। आपको क्या लगता है आदमपुर के विकास के लिए अभी फ़िलहाल की स्थिति क्या है और आदमपुर में कितना विकास हुआ है चौधरी भजनलाल जी के परिवार द्वारा और कुलदीप बिश्नोई के कार्यकाल में? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के कार्यकाल में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि पहले भी आप मेरे इंटरव्यू कर चुके हो इस मामले में और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किस हिसाब का उनका कामकाज रहा है। तो अभी वो हमारे साथी कार्यकर्ता हैं। आलोचना नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम उनके साथ मिलके और वो हमारे साथ मिलके अभी काम करेंगे। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी रहेंगे वो साथ रहेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएं, वो हमें आगे बढ़ाएं, हम उनको आगे बढ़ाएं और मिलके काम करें, लोगों के लिए काम करें। तो हमारी सोच ऐसी है अभी। तो जैसे कुलदीप बिश्नोई के पिछले दिनों आप आलोचना करती थी, कोई कार्य नहीं हुआ, आदमपुर को एक तरह से पीछे धकेल दिया, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, सीवर व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग बात करें बरसात के टाइम आदमपुर में तालाब की स्थिति होती है, तो अब सब ठीक है? देखिए, मैं ये नहीं कहती सब ठीक है। हमने पूरी कोशिश की है। जब से मैंने चुनाव लड़ा, मैंने पूरी कोशिश की, पूरी लगन के साथ मैंने लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए हमेशा मैं तैयार रहती हूँ। और आज भी हमारा काजला में कार्यक्रम था। बहुत सारे लोग काजला के चिकनवास गांव के हमें मिले, बहुत सारे कामों को लेके मिले, तो उनके समाधान के लिए हमने कई कॉल भी किए और उनको बताई, समझाई भी चीज़ें। तो ये मेरा प्रयास शुरू से रहा है, लगभग पिछले 3 साल से जब से चुनाव लड़ा, ये आगे भी रहेगा। और इसमें देखिए और लोग भी जुड़ गए हैं, तो और ये अच्छे से हो पाएगा। तो मैं ये नहीं कहती कि विकास भाई आदमपुर का हुआ, जो काम होना चाहिए था वो पहले नहीं हुआ था और आज मैं कह रही हूँ हुआ है। वो देखिए, वो सबको हकीकत पता है कि कितना काम हुआ, कितना होना चाहिए था, कितना सीरियसली उसको लिया गया, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। तो लोग उस चीज़ का फैसला करेंगे। तो हम अभी पूरे ज़ोरों शोरों के साथ अभी उस काम में लगे हुए हैं कि जो वहाँ पे पानी की समस्या है, चाहे गंदे पानी की निकासी की समस्या है, वो सारी समस्याओं से हम निजात पा लें जल्दी। और पूरी उम्मीद है, मुख्यमंत्री साहब ने हमें इसका आश्वासन भी दिया है। मैं बार बार इन चीज़ों को दोहराती भी हूँ उनके सामने, तो वो चीज़ें जल्द ही हो रही हैं।
जैसे गांव की अगर बात करें, कोली गांव है और उस तरह आदमपुर है, वहाँ पर बहुत सारे हज़ारों एकड़ में पानी भरा हुआ है, 2.5-2.5-3 फुट वहाँ पे पानी है। तो वहाँ पे जैसे आप भी स्वयं जनप्रतिनिधि एक तरह से चुनाव आपने लड़ा है, हज़ारों वोट आपने लिए, कुलदीप बिश्नोई जी भी हैं, बहुत सारे हैं। तो आप लोग वहाँ गए हो लोगों की जायज़ा लेने के लिए, उनसे जानने के लिए आपके हालचाल क्या है, किस तरह की आप तकलीफ़ में? बिल्कुल, मैं अक्सर जाती रहती हूँ और उसी का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जैसे रूरल एरिया में हम ज़्यादा ग्रांट नहीं दे पाते, पैसे ज़्यादा सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, तो उन्होंने नगर पालिका बनाया पहले। तो वो जब नगर पालिका के उसमें आया है तभी उसका बजट भी तैयार हुआ, करोड़ों का पैसा भी मतलब आने वाला है और कुछ काम हो भी चुका है, जिसमें जो आदमपुर की बड़ी अनाज मंडी है तो उसमें अनाज भीग जाता था सारा बारिश के दिनों में। आजकल जैसे हमने पिछले साल ही उसमें जो गेट थे उनमें वो पूरा ऊपर करवा के बंदा जैसे लगाते हैं ना, उस समय में तो ऊंचे करवाए हैं गेट, ताकि बाहर की जो सड़कों का पानी अंदर ना आए। और उसमें बोरिंग सिस्टम जो थे वो पुराने सालों से बंद पड़े थे, उन बोरिंग सिस्टम को वापस से खुलवा के ताकि जो अंदर अंदर का पानी हो बोर में चला जाए। तो वो चीज़ें हमने करवाई, तो कुछ तो राहत मिली है। कुछ पैसा जब आएगा और जो चीज़ें स्टार्ट हुई है अभी करने के लिए, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए कि पानी कहाँ पे वो वेस्टेज जाना है, कहाँ पे बरसाती पानी जाएगा, वो सारी चीज़ें सब कुछ हो चुका है, सब रेडी है। और आदमपुर के लोग जानते हैं ये किसकी मेहनत है, कौन आया, किसने कराया, तो वो चीज़ें सबको पता है। और ये नहीं कि मैं अभी ये करवा के कहीं निकलने वाली हूँ, मैं यहीं हूँ और ये सब चीज़ें मैं करती रहूँगी। जैसे कुछ ना आदमपुर के लोगों से बात होती है तो वहाँ पे एक आता है, जैसे बालसमंद की अगर बात करें, कहते हैं कि सोनाली फोगाट ने ना कब्जा करा लिया, वहाँ आने के बाद कब्जा ज़मीन में उन्होंने कब्जा किया, काम वो नहीं करती, दादागिरी बरतती हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक ज़मीन का मामला था जो मैं आपको बता दूं, शायद सारी जानकारी है नहीं उसमें आपको। तो ये 6 एकड़ ज़मीन की थी जो कभी हमारे नान के परिवार वालों की थी। तो मेरे नाना ने वहाँ पे काफ़ी ज़मीन दान की थी पहले, तो उस पे एक नाना जी के नाम से एक ढाड़ी भी बनी थी और उसमें काफ़ी लोगों को, हर जाति के लोगों को बसाया गया था। और उसी में साथ में जैसे मामा का जो घर का एरिया है वहाँ पे 6 एकड़ ज़मीन और थी, तो वो कागज़ों में मेरे परनाना के नाम जैसे बोल रही थी और वैसे उसमें पंचायती उसमें दिखा दिया गया था। तो वो जमाबंदी के समय कुछ गड़बड़ की वजह से वो हो गया था, लेकिन कोर्ट में केस चला, लगातार केस चलता रहा, इनके पक्ष में आया था हमेशा ही। और लास्ट में जैसे मेरे मामा ने कहा कि अगर ये ज़मीन पंचायती उसमें दिखा रहा है और अगर कॉलेज को दान कर दिए तो चलिए हम छोड़ देते हैं इस ज़मीन को। मेरे मामा खुद मुख्यमंत्री साहब से मिल के आए थे और उन्होंने कहा था अगर आप कहें तो हम ये ज़मीन छोड़ने को तैयार है, अगर कॉलेज के लिए, हमें कोई दूसरी ज़मीन भी नहीं चाहिए। तो मामा परिवार ने हमेशा यही कहा, लेकिन जब ये फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था और इसका फैसला पंचायती ज़मीन के पक्ष में आ भी गया है और इसी भूमि पे कॉलेज बनने वाला है, तो वो कॉलेज, वो ज़मीन और उसका तो कब का ख़त्म हो चुका है, ये तो विषय ही नहीं बचा। तो लोग ये कहते हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने, सोनाली फोगाट ने जो कब्जा किया होता ज़मीन, चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने वो ज़मीन छुड़वाई। कुलदीप बिश्नोई जी ने कैसे, कब छुड़वाई? ये तो बहुत पहले फैसला आ चुका है, बहुत पहले। ये तो हो गया होगा 8-10 महीने की बात हो गई है। 8-10 महीने पहले ये फैसला भी आ चुका है। मेरे मामा परिवार तो पहले से ही कह चुके थे और इसी कॉलेज पे, इसी ज़मीन पे कॉलेज बनने वाला है। और शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात भी हो गई है और जल्दी इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि सोनाली फोगाट के तेवर देखते हैं, उस हिसाब से लोग ये लेते हैं कि सोनाली फोगाट पता नहीं एक तरह से ना दबंग नेता है, किसी को पीट भी सकती हैं और कब्जा भी कर सकती हैं, इस तरह के आपके जो एक तरह से तेवर को लगे, लोगों को ऐसा लगता है। तो क्या बदलाव कितना अपना आप में किया आपने जो इस तरह के तेवर को लेकर? देखिए, कब्जा करके हम लोगों को क्या खाने लगे? मेरे पुरखों ने तो ज़मीनें दान की है, जो मैं बता रही हूँ, आप बालसमंद में कहीं भी पूछ सकते हैं, मुखराम सूबेदार की ढाणी, तो वहाँ पे नाना की दान की हुई ज़मीन है। वो ज़मीन पे कब्जा क्यों करे? उनके पास क्या ज़रूरत है उनको? बालसमंद गांव में जोड़ की ज़मीनों पे बाहर का जो एरिया, उस पे सैकड़ों एकड़ भूमि पे कब्जा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, बालसमंद गांव में आप कभी जाना, अपना ये माइक लेके, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। वहाँ पे जैसे अधिकारियों के साथ साठगांठ करके लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। उसमें नाम आपका आ जाता है, फिर जहाँ कब्जे हो रहे हैं वहाँ पे नाम। वो तो क्लियर मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला भी आ चुका है और वो ज़मीन तो पंचायती भूमि के नाम से हो गई रजिस्टर और उस पर कॉलेज बनने वाला, वो तो मामला ही ख़त्म हो गया है।
जो लोग और जो कब्जा कर रहे हैं, जैसे आपको एक तरह से बदनाम कर रहे हैं कि सोनाली फोगाट ने कब्जा किया, तो और लोगों ने जो कब्जा किया उस पर आवाज़ उठाएंगे आप कि जिन्होंने सरकारी ज़मीन को कब्जा किया उनको छुड़वाने का काम करेंगे? बिल्कुल। हमारे 2-3 महीने पहले का एक पोस्ट आप निकाल के देखेंगे बालसमंद के नाम से, तो बालसमंद के नाम से आप देखेंगे कि हमने वो जगह भी दिखाई है जहाँ पे निर्माण हो रहा था, जोड़ की ज़मीन पे नया ही हो रहा था। हमने बीडीपीओ से डीडीपीओ से बात की थी, उस समय डीडीपीओ कौन थे, डीडीपीओ साहब से बात की। उन्होंने हमें फ़ोन पे ये कहा कि सोनाली जी एक बार बन जाने दो, अभी तो नहीं हटवा पाएंगे, बनने के बाद जब तोड़ेंगे तब और मज़ा आएगा, इसको बन जाने दो। मैंने कहा अभी कार्रवाई शुरू करो, क्यों बनवाना किसी का जब अवैध ज़मीन है। लेकिन उन लोगों ने अपना पैसे वैसे लेके और उन लोगों से तालमेल बना के, कुछ लोग वहाँ पे राजनीतिक लोग हैं जो वहाँ पे कब्जा कर रखा है, बहुत सारी जगहों पे कर रखा है। और इसके लिए फिर मैं मंत्री जी से मिली थी, देवेंद्र बबली जी से। उनको मैंने एक चिट्ठी दी थी और जगह सारी रिपोर्ट मैंने उनको दी है कि कहाँ कहाँ पे है, कि पुराने लोग तो जो बसे हुए हैं, गरीब परिवारों के लोग जो बसे हैं, उनको तो चलो नहीं छेड़ा जाए, पुरानी रिहाइश जो है, लेकिन नए लोग क्यों कर रहे हैं भाई? ईमानदार सरकार है भारतीय जनता पार्टी और जजपा की मिल के, तो इस चीज़ को आपको निकालना चाहिए कि नए कब्जे जो हो रहे हैं कम से कम ये तो छोड़ा जाए। उस समय कांग्रेस के टाइम पे लोगों ने कर लिए, सरकार ने सुध नहीं ले लिए, लेकिन आज तो इनको लेनी चाहिए ना। अधिकारी क्यों पैसा बीच में लेके कर रहे हैं? जब मैंने मंत्री जी को कहा तो मंत्री जी ने कहा पूरा हमें आश्वासन दिया कि बिल्कुल कब्जे हम नहीं होने देंगे। और मैं दोबारा से मंत्री जी से इसी विषय पे मिलने वाली हूँ और पूछूंगी भी, सवाल भी करूँगी उनसे कि बालसमंद के मामले को लेकर क्या हुआ। और जैसे पुरानी जगहों पे, जोड़ की जगह पे, एक तो सीसवाड़ गांव में, बालसमंद गांव में काफ़ी गरीब परिवारों के लोग बसे हुए हैं, तो वो मेरे से 200-250 परिवार मुझसे मिले थे। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें रहने दिया जाए, इसके एवज़ में हम पैसा देने को तैयार हैं। हम जैसे हमें दूसरी जगह पे बसाओगे तो हम घर नहीं बना पाएंगे, हमसे जो भी मतलब सरकारी रेट का जो पैसा बनता है ले लें। तो मुख्यमंत्री साहब से मैं मिली थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था और उन्होंने कह भी दिया था कि पुराने लोग हैं वो बैठे रहें और उसका वो निवारण कुछ करेंगे। जैसे कि हम लोग आदमपुर के उपचुनाव की बात करते हैं, आदमपुर में बाई चांस अगर लगा के चलो कि चौधरी भजनलाल परिवार को भाजपा अगर टिकट देती है, तो आप क्या आदमपुर में डटे रहेंगी या अन्य कोई इलाके में और क्षेत्र में कहीं भी, विधानसभा हिसार अगर लोकसभा क्षेत्र की हम लोग बात करें, वहाँ आपको कहीं और इंटरेस्ट है? देखिए अभी फ़िलहाल मेरा इंटरेस्ट सिर्फ आदमपुर है और आदमपुर के लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं सिर्फ आदमपुर के लोगों के लिए हूँ फ़िलहाल, और बाकी समय बताएगा हमें क्या करना है। समय आने पे ऐसा भी हो सकता है पार्टी भी छोड़कर दूसरी पार्टी में भी जा सकती हैं अगर टिकट नहीं मिला, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी चीज़ें देखिए वो मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि राजनीति में संभावनाएं बहुत होती हैं और समय पे चीज़ें पता चलती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे फेरबदल होते रहते हैं। जिस तरह आपने आदमपुर का ही देखा हमने वादा किया था लोगों से कि हम 5 साल में कमल खिला देंगे यहाँ पे, तो हम शायद 3 साल में ये वादा पूरा करने वाले हैं। मतलब कमल खिलने वाला है, चाहे कैंडिडेट चाहे भजनलाल परिवार या कोई अन्य हो, बिल्कुल खिलने वाला है। सब लोगों को यही क्यों लगता है कि सच मतलब इसी कंडीशन पे कुलदीप जी आए होंगे कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, सब लोगों को यही लगता है। आपको नहीं लगता? देखिए ये तो समय बताएगा, हमें लगता है नहीं लगता है, लगने से कुछ होता नहीं। राजनीति में पता नहीं कब का क्या कुछ हो जाए, उसका कुछ समझ नहीं आता किसी को भी। और हम जैसे हमने वादा किया था 5 साल में कमल खिलाएंगे, हम 3 साल में खिलाने जा रहे हैं। तो ये ज़रूर मैं लोगों का वादा मैं अभी पूरा कर रही हूँ, और मेरा जो वादा उनसे 5 साल के लिए था कि 5 साल में ज़रूर आप लोगों के बीच में रहूँगी। तो इसमें अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं, उनके परिवार से कोई लड़ता है, तो मैं 5 साल कम से कम पूरे मैं देने वाली हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो आप ये कहते थे, कई बार ने कहते थे आदमपुर मेरा है, आदमपुर के लोग मेरे हैं। कुलदीप बिश्नोई ये ना सोचे कि आदमपुर में कहीं ना कहीं जाके ये किला ढाने की बात होगी। तो अगर कुलदीप बिश्नोई भाजपा की टिकट लेके आएंगे उपचुनाव में, तो आपको अगर टिकट नहीं बना तो फिर आप किस तरह से वो करेंगे? जो जनता के बीच आप 5 साल रहने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं, मुझे कौन रोक सकता 5 साल उनके बीच में रहने से? मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। मैं तो 5 साल के लिए मैंने उस विधानसभा को चुना है, चुनाव लड़के। उन लोगों ने मुझे 5 साल के लिए उतने मुझे वोट दिए, तो उन लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। 5 साल के बाद विधानसभा चेंज कर सकती है?
देखिए, वो मेरी पार्टी तय करेगी कि हमें चेंज करना है, इसी विधानसभा में रहना है, क्या करना है, तो वो तो पार्टी का फैसला होगा। वो उनको देखना है कि कौन आपका कार्यकर्ता किस पोजीशन पे होना चाहिए, कौन सी विधानसभा में होना चाहिए, वो लोग डिसाइड करते हैं। आपने इतनी मेहनत भी की, लोगों के पास जाते, दुख सुख में आप काम भी कर रहे हैं, और उसके बाद अगर परिस्थिति ऐसी आएगी जहां आप सपने देख रहे थे कि आदमपुर सीट में मैं यहां से रिकॉर्ड तोड़ने की बात करूंगी, सोनाली फोगाट भाजपा की अगली बार टिकट में लगे, यहाँ से जीत के निकलूंगी, तो दिल में कितनी तकलीफ होती है कि जब एक तरह से दूसरी पार्टी के कोई आकर और एकदम से वहाँ से टिकट लेके खड़ा हुआ तो? देखिए, इसमें जब कहीं से कोई भी आता है आपकी जगह पे, तो थोड़ा तो लगता है कि हाँ भाई, हमारी जगह पे कोई दूसरा आ रहा है, लेकिन अगर हम मजबूत हैं, हमारे अंदर हौसला है, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। और मुझे मेरी पार्टी पे पूरा विश्वास है, हौसला तो मेरे अंदर है, ये सब लोग जानते हैं, और ताकत भी मैं रखती हूँ। जो लोग मुझे सम्मान देते हैं वही मेरी ताकत है, तो मैं कभी इन चीज़ों से घबराती नहीं, और मैं लड़ना जानती हूँ, लड़ने वाले मतलब कौम से हूँ, तो वो चीज़ें हैं हमारे अंदर, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है किसी के आने जाने से। और तकलीफ़ तो तब जो होती है जब हम कहीं और जाएं, हम अपनी जगह छोड़ के हिल जाते हैं और कहीं पे जाते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, तो हमें थोड़ा तकलीफ होनी चाहिए। मतलब वही हो गया ना, शेरनी ने 2 कदम अगर पीछे करें तो ये ऐसा मोचना है मैदान छोड़ के जाएगी, मैदान में रहेगी। बिल्कुल, मतलब शेर शेरनी जो भी लगा लो, अगर वो 2 कदम पीछे लेता है तो वो मतलब बड़ा शिकार करने वाला कोई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वो हट गया। आपने कभी देखा होगा शेर को कभी भी मतलब हिलता नहीं है, उसको जो करना है वो करना ही होता है। तो आदमपुर में आप करके छोड़ेंगे कुछ ना कुछ? हाँ बिल्कुल, देखिए कमल ज़रूर खिलाएंगे हम। कमल खिलाएंगे। हाँ, तो एक ना मनोज राठी हैं आम आदमी पार्टी के, आपके ऊपर बड़े आलोचना लगाते रहते हैं, चाची जी इस तरह के बड़े टिप्पणी करते रहते हैं, कभी आपने उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि ताकि इस तरह की बातें जो एक आती हैं, एक महिला के ऊपर जो अलग अलग तरह की वो बातें करते हैं, उसको लेके आपने सुना नहीं कभी कि ऐसी बातें आपके सामने आई हैं? देखिए, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। एक अच्छे कामों के लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें अच्छी और कई बार अलग अलग बातें बोल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बुरे स्वभाव के, बुरी प्रवृत्ति के, जो मतलब एक हमारे समाज में महिला को बड़े सम्मान से देखा जाता है। तो अगर वो उनका आदर सम्मान नहीं कर पाते, उसी को लेके कोई आगे बढ़ने की सोचता है बुरी प्रवृत्ति के साथ, तो वैसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं, उनको ना सुनना ना देखना हमें बिल्कुल गवारा नहीं, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। और ये दूरी कब से बनाई आपने? पिछले दिनों तो आप जैसे जवाब भी देते थे, अब दूरियां कब से आपने? वो कोई जैसे आपने कह दिया आगे, तो आप ही के मुंह से हमने सुना कि उसने ऐसा कह दिया, हमने उसका कभी कुछ देखा नहीं, कोई वीडियो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, ना ही मैं देखना चाहती ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग समाज में माहौल ख़राब कर रहे हैं। आपके नाम से टीआरपी इकट्ठे करने की बात होती है, हाँ, अगर सोनाली फोगाट का नाम लेंगे तो लोग देखेंगे। देखिए, मैं इन चीज़ों को नहीं जानती, हमारा मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहता कि किसी के बारे में बुरा कहो, किसी को बुरा करके आगे बढ़ो, ये चीज़ें हमें कभी भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप इसके लिए क्यों बोल रहे हो? तो जो लोगों को हम जानते नहीं तो उनके बारे में बात करना ही नहीं बनता है। एक मनोज पाल है, मनोज पाल जैसे पिछले दिनों तो आपके सपोर्ट में थे एक तरह से चुनाव के दौरान, उसके बाद जैसे कि सेक्रेटरी वाला कांड हुआ बालसमंद में, उसके बाद कहता है कि हम ना उनको मान सम्मान से देखते हैं, महिला थी, अच्छी थी, लेकिन उन्होंने एक पुरुष के ऊपर हाथ उठाया, उसके बाद ना हम उनसे दूरी हमने बना ली है कि उनका जो एक तरह से परिवार वाले थे और थे, उनको इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए था। देखिए, वो मामला अलग है, वो अपनी सलाह अपने घर परिवार के लिए रखें इस तरह की। वो हमें मेरी चीज़ें जो वो मुझे करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, तो उनका जो भी है, एक दिन के लिए वो चुनाव में आए थे, हमें मिले थे, उसके बाद कभी मिले नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं मैदान में आने वाला हूँ, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ूंगा। तो उनको कोई जानता तो नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे वो? अगर चुनाव लड़ना है तो हल्के में जाना होता है, पहचान बनानी होती है। या मेरी तरह हो भी, मैं पूरे हरियाणा भर में काम कर रही थी, मुझे कुछ लोग तो जान रहे थे आदमपुर में, उनको तो कोई भी नहीं जानता कौन है मनोज पाल। तो जैसे कि आदमपुर की अगर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में
जैसे अलग अलग पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी है, इनेलो है, जेजेपी, बहुत सारे पार्टी मैदान में, आप पार्टी भी है, कभी की चौधरी कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होने के बाद कोई आपसे संपर्क किया किसी पार्टी के नेताओं ने? सोनाली, हमारी पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये तो देखिए रोज ही लोगों के मतलब आता रहता है कि आप इसे इस पार्टी में जाना चाहिए, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए, ये मतलब बहुत सारे आते रहते हैं। तो वो चीज़ें तो देखिए चलती रहेंगी। तो आपने अभी कोई किसी की बात नहीं सुनी, अभी आप सोच रहे हैं कि भाजपा का क्या निर्णय होगा, उसके बाद अगला फैसला लिया? नहीं, मैं सुन तो सबकी रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सुन नहीं रही, मैं सुन सभी की रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ, बस अपना काम कर रहे हैं। अभी वेट में हैं, चुनाव जब होंगे और टिकट जब मिलेगी उसके बाद का फैसला आगे आएगा जो भी होगा। नहीं, फैसला मेरा यही है, मैं मेरी पार्टी में हमेशा मुझे बहुत मान सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। मेरी पार्टी ऐसा नहीं कि हाँ कार्यकर्ताओं को इग्नोर करती है, तो मुझे कभी सवाल ही पैदा नहीं होता पार्टी छोड़ने का। तो जैसे कि आज की अगर बात करें तिरंगा यात्रा को लेकर, अलग अलग जैसे इलाकों में तिरंगा यात्रा हो रहे हैं, उसी बीच अगर आपकी बात करें तो आप कब कर रही हैं आदमपुर में, आपके क्षेत्र में आप कार्यक्रम? मैं 14 तारीख को कर रही हूँ और 14 तारीख 9 बजे हमारा काजला मंडल से, काले रावण गांव से आदमपुर होते हुए मोडाखेड़ा, यानी लास्ट हमारा मंडल, तीनों मंडलों की पूरी विधानसभा की यात्रा हम कर रहे हैं। तो उसमें चौधरी कुलदीप बिश्नोई शामिल होंगे? देखिए वो तो उनका मन है, वो आए ना आए, और वो कब से मतलब अपना एक्टिविटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो उनको देखना है भाई। वो हमेशा उनका जैसा भी रहा है, तो हम लोगों को तो पार्टी जो काम देती है, अभी मेरी विधानसभा है तो मुझे तो यात्रा निकालनी है अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ, तो मुझे तो करना ही है। तो जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई पार्टी में शामिल होने के बाद कभी फ़ोन पे बात हुई है, कभी आपसे मुलाकात हुई है अभी इन दिनों में? अगर बिल्कुल, वो आने वाले हैं हमसे मिलने के लिए भी, और बातचीत हुई है बिल्कुल। तो बधाई आपने दे दी? हाँ बिल्कुल। तो मतलब एक जैसे कि राजनीति में होता है कि उधर से आप टिप्पणी करती थी उनके लिए, वो उधर से करते थे, अब वो सब खत्म हो गया, गिले शिकवे दूर, और एक पार्टी के साथ चल रहे हैं दोनों? बिल्कुल चल रहे हैं। वो जब तक मेरे सामने चुनाव उन्होंने लड़ा तब तक अलग चीज़ें थी, और आज हमारे साथी हैं वो, तो अलग चीज़ें हैं आज। तो दोनों का ये रहेगा कि आदमपुर के विकास के लिए दोनों एक उस पर सवार होकर चलेंगे कि आदमपुर का विकास हो, या अलग अलग चलेंगे? बिल्कुल नहीं, अलग चलने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, कुलदीप जी बड़े अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं और उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, तो साथ मिल के चलेंगे और आदमपुर का विकास कराएंगे। तो अगर टिकट मिले, कुलदीप बिश्नोई को मैदान में आना चाहिए या भव्य बिश्नोई को? क्या समझती है कौन स्ट्रॉन्ग रहने वाला है वहाँ पर? देखिए, ये तो हमारे जो सीनियर है उनको तय करना है भाई। कुलदीप जी को लड़ना चाहिए कि उनके बेटे को लड़ना चाहिए, या सोनाली फोगाट हमें लड़ना चाहिए, किसी और को लड़ना चाहिए, ये तो पार्टी तय करेगी। तो सोनाली जी, जैसे पहले हम बात करते थे, उनके थोड़े से रवैये में चेंज तो आया है, जैसे आप देख रहे हैं। हालांकि खुखार तरीके से ये बात करती थी, लेकिन देखें तो थोड़ा सा लहजा बदला हुआ है और जैसे शांति प्रिय तरीके से बातचीत कर रही हैं। हालांकि कहते कोई लहजा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए तो लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लहजा में बदलाव यूँ आया कि जिसके प्रति आलोचना करती थी वो अगर सामने पार्टी में आता कि पार्टी का एक तरह से कर्तव्य भी निभाना है, पार्टी के जो आदेश है उसका भी पालन करना है, उस हिसाब से इन्होंने बात की। तब जी क्या बीच में कुछ बोल रही थी आप? मैं ये बोल रही थी, मैं चेंज क्या आया मुझे समझ में नहीं आया। मेरा थोड़ा सही मानती हूँ, एग्रेसिव नेचर है मेरा, लेकिन देखो समय के अनुसार हर आदमी में थोड़ा बदलाव आता है। अभी देखिए मेरा जो राजनीति के मेरा करियर है उसमें मुझे सीखने को भी बहुत मिला है। पहले के जो मेरे इंटरव्यू आपने देखे होंगे, बिल्कुल एग्रेसिव रहती हूँ, कोई कुछ बोलता है तो तुरंत जवाब देती हूँ, और अब शायद मैं भी बाकी नेताओं की तरह सीख चुकी हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा जवाब सोच समझ के देना चाहिए। शायद ऐसा हो, तो दूसरों को देख देख के भी तो इंसान सीखता है। एक और लेकिन मेरे जवाब बिल्कुल साफ होते हैं, जो मेरे अंदर है वही बाहर होता है, मैं छिपाती कुछ नहीं हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, सोनाली जी में बहुत मतलब ना तब्दीलियाँ आ गई और बदलाव आया है। अब ये धार्मिक परिवर्तन में भी बड़े वो करते हैं। पिछले दिन हमारा प्रोग्राम था, उसमें हमने बतौर चीफ गेस्ट इनको बुलाया हुआ था, वहाँ आके भजन में मगन हो गई, इस तरह से भावुक भी हो गए, आंखों से आंसू भी झलक रहे थे, और जो भावना एक तरह से कि ना एक औरत एक माँ की तरह होती है, उनके जो एक तरह भाव थे ना वो अलग तरह के थे। वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, भजन में कितनी मगन हो रही हैं आजकल आप?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भजन से बड़ा लगाव है, संगीत से लगाव है ही। और कई बार ऐसा समय आता है जब आप सिर्फ भगवान को मतलब सुनना चाहते हो, भजनों के माध्यम से जानना चाहते हो, तो वो हम कथा सुनाते हैं। मतलब ये जो वो चल रहा था तो वो बड़ा दिल को छूता है। तो मैं भी वो लाइनें गुनगुनाती रहती हूँ कभी कभार। तो वो चीज़ें चलती रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, आजकल कम करती हूँ पूजा पाठ ज़्यादा नहीं, लेकिन धार्मिक चीज़ें जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व मैं रहती हूँ हमेशा। और अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद हमेशा लेती रहती हूँ। तो ये तो हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ में रहती हूँ। मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चलती हैं। बदलाव भी रहता है आर्टिस्ट के तौर पे, मेरा पहनावा भी चेंज होता रहता है। हमारे शब्द, हमारे डायलॉग चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो हमारा रहन सहन है वो प्योर भारतीय है। हमारा जो कल्चर से मैं बिल्कुल जुड़ी हूँ, नेचर से जुड़ी हूँ। और आप देखते होंगे मेरे फार्म हाउस पे हमेशा मैं पेड़ पौधों के साथ गाने सुनती हूँ। और जानवरों के साथ, जैसे घोड़ा है वहाँ पे, हमने एक डॉग भी रखा हुआ है, बिल्ली भी रखी हुई है, चिड़िया बहुत सारी आती है। तो मुझे नेचर से भी बहुत लगाव है। तो मैं शुद्ध भारतीय नारी हूँ और मैं बिल्कुल नेचर से लगाव रखती हूँ और अपनी परंपराओं से, अपने धर्म से बहुत लगाव रखती हूँ। भारतीय नारी हूँ, आदमपुर पे सबसे भारी हूँ, ऐसा ही? हाँ बिल्कुल। नहीं, आदमपुर क्या, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सब जगह हर भारतीय नारी ऐसी ही होती है। वो अंदर से बड़ी मजबूत होती है। ये अलग बात है कि परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। वो कोई मेरी तरह होती है जो बाहर निकल जाती है, राजनीति क्षेत्र में आती है तो बोलना स्टार्ट कर देती है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी। मेरी एक वेब सीरीज़ जो MX प्लेयर पे 3 दिन पहले रिलीज़ हुई, सौराष्ट्र के नाम से, तो उसमें मेरा साध्वी का रोल है, एक हिंदू साध्वी का रोल है जो गौ हत्या पे मतलब कुछ आंदोलन करती है, कदम उठाती है। तो वो बड़ा इंस्पायरिंग रोल है मेरे लिए। डायलॉग बहुत अच्छे हैं उसमें। मुझे मतलब पहली बार कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल मुझे मिला है मेरे मन मुताबिक। बहुत अच्छा है। नवंबर में उसके 7 एपिसोड मेरे साथ शूट करने उन लोगों को, और एक एपिसोड जैसे कल रिलीज़ हुआ मेरा 3rd एपिसोड। तो वो वेब सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, सौराष्ट्र के नाम से, बहुत अच्छी है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। कुछ ना मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपकी सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहती हैं, उसके बीच में ना कई बार आप लोग ना डांस करके एक्टिविटी आपकी आप लोग डालते हैं, तो उसको ना लोग अलग अलग तरह से कमेंट करते हैं। जहाँ हालांकि आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कला से जुड़ी हुई हैं, आपका मन करता है कि हाँ मैं इस तरह के गाने में डांस करूँ, कुछ इस टाइप की नेचर से, जैसे बारिश होती है तो बारिश के टाइम के आपके गाने आप मूवमेंट करती हैं, वो डालती हैं, उसको लेकर ना लोग अलग अलग तरह के कमेंट करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं वही तो कह रही थी। जब आप धार्मिक मुझे बता रहे थे तब मैंने कहा था कि मैं अपनी परंपराओं से जुड़ी हूँ, धार्मिक ज़रूर हूँ, लेकिन मैं चेंज मेरे जीवन में आता क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट मेरा आया है जो मुझे एक जो रोल है उसके लिए मुझे थोड़ा सा फिट और होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक 1 मंथ चैलेंज लिया था। तो मैं 15-20 मिनट का डांस का अपना एक्टिविटी, मतलब मैं जिम नहीं जा पाती तो मैं घर पे कर लेती हूँ। खाने को मैंने कंट्रोल किया। मैं उसी से 1 महीने में मैंने वो पोस्ट डाल दिया अपना एक्सरसाइज करते हुए, और मैं खुद की उसको शूट करूं, डालूं, ताकि मैं उसको लगातार देखूं तो मुझे याद आए कि मुझे करना है जो मुझे चाहिए उसमें। तो वो चीज़ें भी हम डालते हैं और उसमें क्या बुराई है। डांस भी यही तो हिंदुस्तान का कल्चर, इसमें भी तो है। यही फिल्मी गाने हैं, अगर आर्टिस्ट है तो सही में वो उसको करना चाहिए, लोगों को के सामने भी आना चाहिए। तो उसमें कुछ मैं गलत नहीं मानती उसको, लेकिन जिस जगह आप जाते हो उस जगह के हिसाब से ठीक रहो। तो सोनाली जी ने एक तो आलोचना करना किसी का भी छोड़ दिया, कहते हैं बड़े नेताओं की तरह मैं अभी कर रही हूँ। जैसे कि पहले हो सकता है कई बार बोल देती थी, किसी ने कोई टिप्पणी की थी उस पर भी जवाब देती थी, लेकिन सब उनको दरकिनार करके सिर्फ अपनी बातें रखती हैं और अपनी जो कार्यशैली है उस पर ध्यान दे रही हैं। और आने वाले समय में आदमपुर की अगर बात करें, अभी तो टिकट का वो कहते हैं कि चुनाव का लंबा समय है, वक्त पड़ा हुआ है, जब टिकट किसको मिलेगी उसके बाद जो भाव होंगे उस तरह के, जब उस टाइम के जो तेवर होंगे वो देखने वाले होंगे। क्यों हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में ही
रहेंगे, हो सकता है कि ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले कि भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करके किसी और में जाएं, लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, नेता मेरे मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये भी कहा कि वो तो आने वाला वक्त भी बताएगा, इस तरह की बातें की। तो आरएसएन एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं, बेबाक आप बोलती हैं, लेकिन अब अगर बात करें तो बेबाक तो आपने बोला, लेकिन तेवर में थोड़ी सी आपने बदलाव किया, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बेनिफिट है और दर्शक भी आपको पसंद करेंगे। तो क्या संदेश देंगे? आज राखी का पर्व भी है। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका चैनल देखने वाले सभी व्यूवर्स को रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सही में एक जो महिला घर से बाहर निकलती है, वो काम करती है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है और फिर ऊपर से मतलब इतने सारे ताने मतलब किसी बात को लेके मारे जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं, चलता रहता है, दुनियादारी है, उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा बहुत सारी चीज़ें हैं, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो मैं अपना ठीक करने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि लोगों के लिए काम करूँ और वही मेरा एम है, हमेशा लोगों के लिए काम करना। और जब एक अच्छी कुर्सी मिल जाती है तो वो इजी हो जाता है, तो वहाँ तक पहुँचना और लोगों के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम करना, बस यही मेरा एम है। तो अंतिम सवाल है, आदमपुर में डटी रहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सोनाली जी थे, जो उन्होंने कहा कि आदमपुर में जिस तरह 5 साल के लिए जनता से मैंने वादा किया था, वो मैं वादा पूरा करूंगी। आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां होंगी उसको समय के अनुसार उस तरह से कार्य करेंगे।